सावित्री की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। वैसे तो उसके पिताजी की औकात इतने बड़े घर में शादी करने की नहीं थी, लेकिन उसकी शादी इस घर में हो गई थी। कारण ये था, उसका पति बहुत शराबी था और कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं था। तो लड़के के पिता ने सोचा, क्या पता इसकी शादी हो जाए तो ये अपनी जिम्मेदारी समझ जाए और शराब पीना छोड़ दे। इस वजह से सावित्री के ससुर ने सावित्री के पिताजी से सावित्री का हाथ मांगा था। सावित्री के पिताजी को लगा कि लड़का अमीर तो है ही, सावित्री खुश रहेगी। दामाद जी थोड़ा पीते हैं तो क्या हो गया, शादी होने के बाद वो भी अपनी जिम्मेवारी समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, बल्कि वह पहले से और ज्यादा शराब पीने लगा था। रात के 2 बजे तक घर आता था। घर आने के बाद जब भी सावित्री उससे कुछ भी कहती, वह सावित्री को मारना पीटना शुरू कर देता था। क्योंकि सावित्री एक गरीब घर से आई थी, इस वजह से उस परिवार में सावित्री की इज्जत ना मात्र की ही थी। घर के सारे सदस्य सावित्री से नौकरानी जैसा ही व्यवहार करते थे। जिस दिन से वह ससुराल आई थी, उसने कभी भी अपने आप को ससुराल की बहू जैसी महसूस नहीं किया था। हमेशा उसे यही लगा कि वह अपने ससुराल में एक नौकरानी बनकर आई है। कोई भी घर का सदस्य, चाहे उसके ननद हो, देवर हो या जेठानी हो, जेठानी के लड़के लड़कियां हो, उसके साथ एक नौकरानी जैसा ही व्यवहार करते थे। जब उसका पति उसके साथ सही से नहीं रहता था तो दूसरे क्या करें। बस अगर वहाँ रहती थी तो अपने ससुर के व्यवहार की वजह से। ससुर जी हमेशा सावित्री से सही से बात करते थे। वह उसे समझाते थे कि बेटी, तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। अब तुम्हारी शादी रमेश से हो गई है। रमेश बचपन से शराबी नहीं था, वह तो गलत संगति में पड़कर ऐसा हो गया है। तुम चाहोगी तो वह सुधर सकता है। शादी हुए 5 साल से भी ज्यादा हो गया था, लेकिन सावित्री के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया था, बल्कि उसका जीवन पहले से और भी ज्यादा बदतर हो गया था। पहले तो ससुर जी उसकी केयर कर भी लिया करते थे, लेकिन ससुर की मौत भी 3 साल पहले ही हो चुकी थी। अब यहाँ से अपने मायके भी तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पर भी उसके माता पिता अपना गुजारा मुश्किल से ही कर पाते थे। अगर वह चली जाएगी तो कैसे करेंगे, ये सोच सोच कर अपने ससुराल में ही रह जाती थी। कुछ ना तो चलो 2 वक्त का खाना तो मिल ही जाता है। न जाने उसने कितनी कोशिश कर ली, लेकिन उसका पति रमेश शराब छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अब तो घर की हालत भी बिल्कुल ही खराब होने लगी थी। जब से सावित्री के ससुर मरे हैं, तब से घर में कमाई का जरिया भी बंद हो गया था। क्योंकि उसके ससुर की अच्छी खासी नौकरी थी, उसी से वह घर चलाते थे। लेकिन उनके मरने के बाद अब पेंशन उसके सासू माँ को मिलती है, जिसके सारे पैसे उसकी बड़ी जेठानी ले लेती है। रमेश अब सावित्री से रोज पैसे के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया था। सावित्री कई बार कहती थी कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं जो मैं आपको शराब पीने के लिए दे दूं। धीरे धीरे रमेश सावित्री के सारे जेवर बेचकर शराब पी गया। सावित्री के पास उसका मंगलसूत्र ही बचा था। एक दिन तो रमेश मंगलसूत्र ही छीनने लगा। सावित्री ने बोला, कुछ भी हो जाएगा, ये मैं तुम्हें बेचने के लिए नहीं दूंगी। आपस में मारपीट शुरू हो गई थी। मारपीट के दौरान ही रमेश ने अपने बच्चे को उठा लिया और बोला, अगर तुम मुझे मंगलसूत्र नहीं दोगी तो इस बच्चे को मैं नीचे फेंक दूंगा। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि वह बच्चा जिसे वो फेंकने जा रहा है वो उसका ही बेटा है। शराब के प्यास ने उसे बिल्कुल ही अंधा बना दिया था। वह बच्चे को पकड़कर बालकनी की तरफ फेंकने के लिए ले जाने लगा। तभी सावित्री दौड़कर बालकनी की तरफ आई। वह अपने बच्चे को छीनने लगी। जिन झपटी में ही रमेश बालकनी से नीचे गिर गया। सावित्री नीचे दौड़ी, उसका सर पूरी तरह से फट चुका था। सारे घर वालों को सावित्री ने आवाज लगाई कि रमेश बालकनी से नीचे गिर गया है। नीचे गिरते ही खून इतना बह गया था कि हॉस्पिटल जाते जाते ही रास्ते में ही रमेश की मौत हो गई। घर के सभी लोगों ने सावित्री को हत्यारिन कहना शुरू कर दिया था। कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था कि रमेश अपने आप गिरा है। उस दिन के बाद से तो सावित्री की जेठानी ने उसके बच्चे को भी छीन लिया था। ये बोलने लगी कि तुम्हारा क्या भरोसा, आज तुमने अपने पति को मार दिया, कल इस बच्चे को भी मार दोगी। बच्चा छीनने की वजह ये नहीं थी कि रमेश की मौत हो गई थी, बल्कि कारण ये था उसके जेठानी को 4 लड़कियां पहले से ही थी और उसे लड़के की बहुत चाहत थी, लेकिन चाहकर भी वह लड़का नहीं पैदा कर पा रही थी। इस वजह से उसने सावित्री के लड़के को छीन लिया।
और उसे अपना बेटा बनाकर पालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, उसको अपने तरीके से सावित्री के प्रति भड़काना भी शुरू कर दिया था। बच्चे का नाम राहुल था। राहुल को हमेशा सावित्री की जेठानी बोलती थी कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे पापा को बालकनी से गिरा दिया था। अगर आप एक छोटे से बच्चे के मन में इस तरह की बातें डालेंगे तो उस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। वह भी अपनी माँ से नफरत करने लगा था। जब भी वह अपने बच्चे से बात करने की कोशिश करती तो राहुल उसे यही बोलकर डांट देता था, जिसने मेरे पापा को मारा है, मैं उस औरत से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूँ। सावित्री जानती थी कि सत्य क्या है, लेकिन वह अपने बेटे को इस वजह से भी उनके पास छोड़ी हुई थी कि वह जानती थी कि वह तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकती है। अगर उनके पास है तो कम से कम मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में तो जाता है, स्कूल में अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे से खाता पीता है और फिर दिन भर मेरी नज़रों के सामने ही तो रहता है, भले वह मेरे से बात करे या ना करे। ये सोचकर सावित्री कुछ नहीं बोलती थी। राहुल जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी अपनी माँ के प्रति और भी ज़्यादा नफरत बढ़ती गई, क्योंकि उसके मन में सावित्री की जेठानी ने इतनी नफरत भर दी ताकि वह उसे छोड़कर कभी ना जाए। राहुल अपनी बड़ी माँ को ही माँ कहता था, जबकि अपनी माँ को तो उसने जब से होश संभाला है कभी भी माँ नहीं कहा। कई बार तो सावित्री को घर वाले बिना वजह के भी मारने पीटने लगते थे। राहुल चुपचाप देखता था, लेकिन फिर भी कभी भी ये नहीं बोलता था कि तुम लोग मेरी माँ को क्यों मार रहे हो। उसके मन में नफरत के इतने बीज बो दिए गए थे कि वह देखकर भी बिल्कुल अंधा जैसा रहने लगा था। धीरे धीरे राहुल बड़ा हो गया। एक दिन सावित्री को पता चला कि उसके बड़ी जेठानी ने राहुल की शादी कहीं पर तय कर दी है। लड़के वाले राहुल को देखने आ रहे हैं। जब उसे पता चला कि उसके बेटे को शादी के लिए लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो उसने पूरे घर की सफाई बहुत अच्छे से की और उसने सोचा कि आज बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाएगी। लड़के वाले आ गए थे। वे लोग लड़के के फोटो उसके सास को दिखा रहे थे। सावित्री ने भी चुपके से फोटो देख लिया था। वह उसकी बिल्कुल ही राजकुमारी जैसी थी। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि मेरे बेटे की शादी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ हो रही है। राहुल चाहे उसके साथ कैसा भी व्यवहार करता हो, लेकिन सावित्री कभी भी बुरा नहीं मानती थी। उसे अपने भगवान पर भरोसा था कि कभी तो राहुल का मन अपनी माँ के लिए बदलेगा। भगवान इतना निर्दयी तो नहीं हो सकता है। आखिर राहुल की शादी का दिन आ गया। सब लोग सज धज के बारात जाने के लिए तैयार होने लगे थे। घर के हर सदस्य महंगे महंगे कपड़े पहने हुए थे। सावित्री की जेठानी बनारसी साड़ी में महारानी लग रही थी और उसकी बेटियां डिजाइनर लहंगा पहनकर बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसका बेटा भी शेरवानी में राजकुमार दिख रहा था। वह दूर से ही अपने बेटे को निहार रही थी और मन ही मन कह रही थी कि भगवान मेरे बेटे को किसी की नज़र ना लगे। लेकिन किसी ने भी सावित्री को शादी में जाने के लिए नहीं कहा। उसे तो किसी ने नए कपड़े भी खरीद कर नहीं दिए थे, बल्कि उसकी जेठानी ने अपनी पुरानी साड़ी ही दे दी पहनने के लिए। राहुल बारात के लिए तैयार होकर कमरे से जैसे ही निकल रहा था, उसकी नज़र सावित्री पर पड़ी। उसने पहली बार अपने मुंह से प्यार से माँ शब्द बोला था। माँ, आप शादी में नहीं आ रही हो क्या? कब तैयार होंगी? माँ शब्द सुनने के लिए तो सावित्री कब से तरस रही थी। सावित्री ने बस इतना ही कहा कि बेटा, सब तो शादी में जा ही रहे हैं ना, घर में भी तो कोई रहना चाहिए। मैं यही ठीक हूँ। तभी सावित्री की जेठानी दिख गई। उसने राहुल को बोला, बेटा तुम यहाँ हो, कब से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चलो जल्दी चलो, तुम कहाँ किसके मुँह लग रहे हो। सावित्री की जेठानी सावित्री को उस समय भी ताने मारने से बाज नहीं आई। आखिर बोल ही दिया, अपने पति को खाई गई, अब क्या मेरे बेटे को भी खाने की फिराक में है। सावित्री कुछ नहीं बोली। वह इस शुभ अवसर पर अपनी जेठानी से लड़ाई नहीं करना चाहती थी। राहुल की शादी धूमधाम से होने लगी थी। राहुल के होने वाली सास ने पूछा कि बेटा जी, आपकी माँ नहीं दिख रही है, कहाँ है। राहुल की बड़ी माँ तभी वहाँ पर आ गई और बोली, समधन जी, अरे वह आने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर उसकी तबीयत खराब हो गई तो वह घर पर है। ये बात राहुल की होने वाली पत्नी मीनाक्षी ने भी सुन लिया था। उसे लगा कि सचमुच में उसकी सास बीमार होगी। शादी होने के बाद सुबह विदाई का समय आ गया। विदाई के बाद मीनाक्षी
अपने ससुराल पहुंची। ससुराल जाने के बाद वह सबसे पहले राहुल से पूछने लगी कि आपकी माँ यानी मेरी सास कहाँ है। तो राहुल ने सावित्री का कमरा मीनाक्षी को दिखा दिया। वो वहाँ गई तो देखा कि सावित्री तो बिल्कुल ठीक है। वह चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसने अपनी सास के पैर छुए और उनसे पूछा, मम्मी जी आपकी तबीयत अब कैसी है। तो सावित्री बोली, बेटी मेरी तबीयत को क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मीनाक्षी बोली, हमें तो कल बताया गया कि आपकी तबीयत खराब है, इस वजह से आप शादी में नहीं आई। उसी वक्त राहुल की बड़ी माँ आई और मीनाक्षी को वहाँ से लेकर चली गई। कुछ दिनों के बाद से ही मीनाक्षी नोट करने लगी थी कि घर वालों का व्यवहार उसके सास यानी सावित्री के प्रति सही नहीं था। सब लोग उसके साथ एक नौकरानी की तरह पेश आते थे। इस उम्र में भी सावित्री ही खाना बनाती थी। कोई भी रसोई में उसकी मदद नहीं करता था। वह भी अगर कहती थी कि मैं रसोई में जा रही हूँ तो कोई भी उसे रसोई में नहीं जाने देता था, बल्कि ये बोल देता था कि बहू अभी तुम्हें आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, ससुराल में आराम से बना लेना। दिन रात सावित्री को इस तरह से काम करते हुए देखना मीनाक्षी को पसंद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उसे ये सब पता चलने लगा कि उसकी बड़ी सास सावित्री से सही तरह से व्यवहार नहीं करती है। वह चुपके से जाकर अपने सास के काम में हाथ बटाने लगी थी। पूरे घर के कपड़े भी सावित्री ही धोती थी। एक दिन सावित्री कपड़े लेकर धोने बैठी तो मीनाक्षी बोली, मम्मी जी आप रहने दीजिए, मैं कपड़े धो देती हूँ। मीनाक्षी भी मायके में कभी इतने सारे कपड़े नहीं धोई थी। मीनाक्षी ने जैसे तैसे सबके कपड़े धो दिए थे। कपड़े धोते समय ही उसके ननद के कपड़े में थोड़ा सा दाग लग गया होगा जो छूटा नहीं था। अगले दिन कॉलेज जाने के लिए उसके ननद ने वही सलवार सूट पहनने के लिए निकाला। जब वह पहनने के लिए निकाल रही थी तो देखा कि उस पर तो काला दाग लगा हुआ है। वह आओ देखे ना ताओ सीधे सावित्री को एक तमाचा जड़ दिया था और कहने लगी, अब आपका भी काम करने में बिल्कुल ही मन नहीं लगता है, सिर्फ दिन भर मुफ्त की रोटी तोड़ती रहती हैं। ये मीनाक्षी ने अपने कमरे से देखा और वहाँ से सीधे आई और अपने ननद को 2 तमाचा खींचकर जड़ दिया, क्योंकि उसे पता था ये कपड़ा सावित्री ने नहीं धोया था बल्कि उसने धोया था। तभी मीनाक्षी बोली कि पहले तो तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, ये तुम्हारी सावित्री नहीं बल्कि चाची है, और तुमने इन्हें कपड़े धोने को क्यों दिए, ये तुम्हारी नौकरानी नहीं है तो तुम लोग अपने कपड़े इनको धोने के लिए दे देती हो। और हाँ सुन लो, आज के बाद मम्मी जी किसी के कपड़े नहीं धोएगी, जिसको धोना है वह खुद धोएगा। मीनाक्षी का यह अवतार देखकर सब हक्के बक्के हो गए थे। उन्हें लगा था कि राहुल की तरह उसकी बीवी मीनाक्षी को भी वह अपनी तरफ मिला लेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल ही उल्टा। मीनाक्षी उनके बहकाव में नहीं आई, अपनी सास सावित्री की तरफ हो गई थी। पूरे घर वालों का दाव अब उल्टा पड़ना शुरू हो गया था। राहुल की बड़ी माँ भी आकर मीनाक्षी को डांटने लगी कि बहू तुम्हें आए हुए 8 दिन भी नहीं हुए हैं, तुम्हें क्या पता है इस घर के बारे में। तुम्हें पता भी है कि सावित्री ने अपने पति को ही बालकनी से उठाकर फेंक दिया था। मीनाक्षी विश्वास से बोली कि माँ जी मैं ये कतई विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि सावित्री माँ ने ही मेरे ससुर को उठाकर फेंक दिया होगा, और जो भी है मैं सच पता लगा कर रहूँगी और अपनी माँ का हक भी दिला कर रहूँगी। मैं कई दिनों से नोटिस कर रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरी सास कोई नौकरानी नहीं है जो सबके कपड़े धोएगी, सबका खाना बनाएगी, घर में पोछा बर्तन करेगी, जिनको करना है वो करे। राहुल के बड़ी माँ ने मीनाक्षी को धमकाया, बहू तुम भी अपनी हद में रहो, नहीं तो शाम को राहुल आएगा तो तुम्हारी जो हाल करेगा फिर सोच लेना। फिर आने दो राहुल को, मैं भी उसे सब बताती हूँ। शाम को जब राहुल ऑफिस से घर आया तो आते ही आते उसकी चचेरी बहन रोना धोना शुरू कर दिया कि आपकी पत्नी ने मुझे मारा है। राहुल ये सुनते ही कुछ भी समझने की कोशिश नहीं किया, सीधे वह अपने कमरे में गया और मीनाक्षी पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। तभी मीनाक्षी ने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, राहुल अपना हाथ रोक लो, वरना मेरा हाथ भी तुम्हारे ऊपर उठ जाएगा। मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूँ तो सब कुछ बर्दाश्त करती रहूँगी। और हाँ, तुमको भी आज बता देती हूँ कि आज तक तुमने जो किया वह किया। अगर आज से कोई भी मेरी सास यानी तुम्हारी माँ पर जुल्म करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुमने आखिर अपनी माँ को आज तक दिया ही क्या है,
9 महीने जिस माँ ने तुम्हें अपने गर्भ में पाला, पाल पोस कर बड़ा किया, उसको तुमने सिर्फ ताने दिए। क्या तुम्हारा हक नहीं बनता है कि प्यार से एक बार भी बात कर सके? किस माँ का मन नहीं होता है कि अपने बेटे की शादी में जाऊं? और तुम लोगों ने क्या किया? उनको बीमार का बहाना बनाकर घर पर ही छोड़ दिया। तुम जिस माँ से नफरत करते हो, आज मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर वह आज नहीं होती तो तुम आज जिंदा नहीं बचते। जिस माँ को तुम अपने पिता की हत्यारिन बताते हो, उसी माँ की वजह से आज तुम जिंदा हो। बल्कि हत्यारिन सावित्री माँ नहीं, बल्कि तुम हो। इतने सालों से अपनी माँ को टुकड़ों टुकड़ों में मारा है, कभी गाली देकर तो कभी हत्यारिन कहकर। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पिताजी यानी मेरे ससुर की मौत कैसी हुई थी? क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की? जो तुम्हें बताया गया तुमने उसको सच मान लिया और आज तक उसी भ्रम में जीते रहे कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे पिताजी का खून किया है। हाँ, मुझे पता है, मेरी माँ ने ही मेरे पिताजी को बालकनी से नीचे फेंक दिया था। राहुल, तुम गलत कर रहे हो। बल्कि माँ ने तुम्हारे पिताजी को फेंका नहीं था, बल्कि वह गिर गए थे। और वह भी कैसे गिरे थे? बात यह थी कि तुम्हारे पिताजी शराब के नशे में चूर थे और वह माँ के मंगलसूत्र को छीन रहे थे। माँ देना नहीं चाह रही थी। उन्होंने बोला कि अगर तुम मंगलसूत्र नहीं दोगी तो वो तुमको नीचे फेंक देंगे और तुमको ले जाकर बालकनी में फेंकने लगे। सावित्री माँ जैसे ही तुमको बचाने के लिए गई, तुम तो बच गए, लेकिन तुम्हारे पिताजी नशे की हालत में वहाँ से गिर गए। ये है सच्चाई। मीनाक्षी सबसे पूछ रही थी कि बताओ आप लोग राहुल को कि यही सच है या नहीं। आप बताओ, अब किसमें है हिम्मत झूठ बोलने की? तभी राहुल की दादी माँ वहाँ आई और बोली, हाँ बेटा, यही सच है, लेकिन तुम्हारी बड़ी माँ ने हम सबको इस बारे में तुमसे बताने को मना किया था, इसीलिए हम सब चुप थे। राहुल अपनी बड़ी माँ के पास चला गया और रो रो कर कहने लगा, बड़ी माँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे इतने साल मेरी माँ से दूर कर दिया? मैंने तो आपको भी माँ ही माना था, लेकिन आपने मुझे कभी बेटा माना ही नहीं। उसके बड़ी माँ बोलने लगी, राहुल, मुझे कोई बेटा नहीं था, इस वजह से मैं तुमको खोना नहीं चाहती थी। तभी राहुल बोला, बड़ी माँ, क्या एक बेटे की 2 माँ नहीं हो सकती हैं? बड़ी माँ, आपने जो भी किया बहुत गलत किया। इतने सालों तक आपने मेरे और मेरी माँ के बीच दूरियां पैदा की। राहुल अपनी माँ के पैरों में आकर गिर गया और फिर बोलने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। इतने सालों तक मैंने तुम्हें इतने कष्ट दिए और अपनी पत्नी मीनाक्षी को भी गले से लगा लिया। मीनाक्षी, आज तुम नहीं होती तो पता नहीं और कितने साल तक मैं अपनी माँ पर जुल्म करता रहता। मीनाक्षी, हम अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। जिस घर में इतने सालों तक मेरी माँ का अनादर होता रहा, उस घर में हम अब एक पल भी नहीं रुकेंगे। तभी सावित्री बोली, नहीं बेटा, हम ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो। आज तुम्हारी बड़ी माँ नहीं होती तो तुम आज इतने पढ़े लिखे नहीं होते और ना ही इतनी अच्छी नौकरी कर रहे होते, क्योंकि मेरी औकात नहीं थी कि मैं तुम्हें इतना पढ़ा लिखा पाती। इसी वजह से मैं सारे दुख और परेशानियां झेलती रही। राहुल रोते हुए बोला, माँ, तुम कितनी भोली हो। घर के सभी सदस्य सावित्री से माफ़ी मांगने लगे। उसकी बड़ी माँ ने भी आकर कहा, सावित्री, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। राहुल की चचेरी बहन ने भी सावित्री से आकर माफ़ी मांगी। चाची, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हम कभी भी आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। और साथ ही साथ सबने मीनाक्षी से भी माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद से सब लोग मिलकर रहने लगे। आखिर अपनी सूझबूझ से एक बहू ने अपनी सास का खोया हुआ सम्मान वापस दिला ही दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।